हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसकी पहचान किसने किया था? न्यूटन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन। किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइजेन ने। प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग ने। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन की खोज। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन पूछेगा। शैवाल का अध्ययन पूछेगा तो होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन पूछेगा तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो बाद में प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में चल के प्रस्तावना बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, या आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना को स्वीकार किया। प्रस्तावना को भी स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? 3 जून 1947 को। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभी हमने आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना था? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें जो इस तरीका का जो लाइन खींचा गया है वो कितनी होती है? इन लाइनों की संख्या है 24। इसको तिलियां बोला जाता है। 24 है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सेक्स संबंध पर आधारित है, जो कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना। 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कोबोल उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। कंप्यूटर में कोबोल का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा के समान होता है। हिपारीन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त के थक्का किसके कारण नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं बनता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन है। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। बोला जाता है कि फलना का ये ग्रुप है, चिलना का ये ग्रुप है, तो वो होता है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोजन के कारण, जिसे एंटीजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को यूनिवर्सल दाता कहते हैं। इसमें एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाएं एवं श्वेत रक्त कोशिकाओं के बीच का अनुपात कितना है? तो 601, 600:1 होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर बना प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, और दीर्घ दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस्पात में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। इस्पात में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। जारा दृष्टि दोष को बायोफोकल लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है। अवबंधुकता को गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में रखा गया? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 ईस्वी के हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है। 1853 में डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। 1953 ईस्वी में डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति के प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा इसमें से कितना सही हुआ आप लोगों का। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रोमर ने किया था प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले। प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग ने दिया था प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टाइन ने दिया था। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, इसकी पहचान सबसे पहले न्यूटन ने किया था। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइजेन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेन ने दिया था। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका पता लगाने के लिए। सूर्य में एक ब्लैक स्पॉट होता है जिसे कोरोना कहा जाता है, उसको देखने के लिए तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए कोरोनीग्राफ का प्रयोग किया जाता है।
मानव शरीर में रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन के कारण। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो अपोलो द्वितीय था, अपोलो द्वितीय। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और रेटिना के पीछे क्या बनेगा? निकट वाली वस्तु का प्रतिबिंब दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में निकट वाले वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा और निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, चारों ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वात में। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में और प्रकाश की चाल भी अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश के चाल अधिकतम होगा निर्वात में। ध्वनि की चाल अधिकतम होगा इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होगा, या ठोस भी बोल सकते हैं, ठोस में भी ध्वनि की चाल अधिकतम होगा। दोनों ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना डिग्री का कोण है? तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 11 डिग्री का कोण बनता है। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? इसमें से सही हो जाएगा गोदावरी का। बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध, रावी नदी पर है। ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। चिनाब नदी पर दुल्हस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। गंगा नदी पर है फरक्का परियोजना। और किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का बेसिन बड़ा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली कहलाता है, दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली कहलाता है। और मिली जुली शैली को बेसर शैली कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे।
सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए, रूपक। गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक और गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। स्वर्ण आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? स्वर्ण आधारित बजट का अर्थ होता है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। निश्चित आय के व्यक्तियों पर मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। शिवाजी का 8 मंत्रियों की परिषद में अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के 8 मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहा जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का प्रयोग करती है, यानी कि वीटो का जो उपयोग करते हैं वो किस में करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में याद रखिएगा 5 अस्थायी सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। इसको याद रखिएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि अकबर ने उपलब्ध कराए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, इसमें से हम आपको आंसर बता देते हैं। इसमें से चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह तो सबको मालूम होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।